दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस चुनावी लहरों को पढ़ना सीख चुकी है। शायद इसीलिए पहली बार पंजाब में जो मुख्यमंत्री होगा वो दलित समुदाय से होगा। वह समुदाय जिसकी तादाद पंजाब के भीतर 1/3 है, यानी तकरीबन 32.5%। और 1966 में जब पंजाब बना और उससे पहले भी जब संयुक्त पंजाब था, तब से लेकर अब तक कभी भी इस समुदाय का कोई मुख्यमंत्री बना नहीं। और इस समुदाय को राजनीतिक तौर पर सक्रिय करने का काम कांशीराम जी ने किया। और कांशीराम भी पंजाब में कभी मुख्यमंत्री पद पर किसी दलित समुदाय के शख्स को बैठा नहीं पाए। मायावती ने अकालियों के साथ इस दौर में समझौता जरूर किया और शायद इसी के बाद अकाली दल ने कहा कि हम डिप्टी सीएम पद दलित को जरूर दे देंगे। बीजेपी कहीं दौड़ में नहीं है, चुनावी दौड़ में जो 2022 में होने हैं, लेकिन फिर भी उसने कहा हम अगर सत्ता में आ गए तो एक दलित सीएम दे देंगे। आम आदमी पार्टी ने भी सीधे तौर पर कहा हम अगर सत्ता में आए तो दलित सीएम तो नहीं लेकिन दलित डिप्टी सीएम होगा। कांग्रेस ने एक पत्ते से कई लोगों को शह और मात की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। पंजाब को पहले दलित सीएम मिलने का मतलब, और खास तौर से तब जब 4.5 महीने बाद पंजाब के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर चुका होगा। ऐसे वक्त में जब पूरा मंत्रिमंडल एकदम नए तौर पर पंजाब के सामने होगा और उसमें वह समुदाय जो समुदाय सबसे कमजोर है, न सिर्फ पंजाब के भीतर बल्कि दलित समुदाय सही मायने में समूचे देश के भीतर सबसे कमजोर है। और पंजाब में इससे पहले जिन जिन हाथों में मुख्यमंत्री पद गया, अगर उस फेरिस्त को निकालिएगा तो बहुत साफ तौर पर सबसे ताकतवर समुदाय ही उभर कर आएगा जो मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा। सामाजिक दृष्टि से उसकी ताकत का एहसास सिर्फ आप इससे लगा सकते हैं कि जो सबसे मनी पावर जिसके पास थी वही समुदाय मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा। जो पावरफुल पोजीशन पर ब्यूरोक्रेसी में ग्रैब किए हुए वही वहां पर मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा। जो कि सबसे बेहतर शिक्षा प्राप्त जो कर सकता है वही समुदाय सीएम पद तक पहुंचा। और कहें तो जिसकी स्टेटस सबसे हायर होती है सोसाइटी के बीच में, वही शख्स सीएम पद तक पहुंचा। लेकिन कांग्रेस ने इस तुरुप के पत्ते को कैसे खोजा और कौन सा मंथन चला, हमें लगता है आज इनकी परतों को उठाने की जरूरत है। क्योंकि यह पंजाब के भीतर में एक ऐसी सियासी चाल है जिस चाल के जरिए वह सारे समीकरण झटके में, चाहे अकाली दल के हों या आम आदमी पार्टी के हों या बीजेपी भी जिस सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र करती रही, वो सारी चीजें धराशायी हो गई। चरणजीत सिंह चन्नी दलित समुदाय से आते हैं, चमकौर साहिब से 3 बार एमएलए रह चुके हैं। पहली बार 2007 में इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे। उसके बाद 2015-16 के बीच में विपक्ष के नेता के तौर पर विधानसभा में रहे और 2017 में जब कैप्टन अगुवाई करते हुए मुख्यमंत्री बने कांग्रेस की, तो उस कार्यकाल में उनको मंत्री बनाया गया। टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के वो मंत्री थे। लेकिन बीते 1 महीने पहले अगस्त में जब बगावत का बिगुल बजा तो उसकी अगुवाई करने वालों में चरणजीत सिंह चन्नी भी एक नाम था जो एक प्रमुखता से नाम लिया जा सकता है। और आज संयोग से जो जो नाम उभर रहे थे वह कैप्टन के खिलाफ बगावत करने वाले ही नाम थे। चाहे वह शुरू में राजेंद्र बाजवा का नाम हो, सुखविंदर सिंह रंधावा का नाम हो, तमाम नामों के बीच में चाहे वह सुनील जाखड़ का नाम हो, ये सारे नाम ऐसे हैं जो कैप्टन के खिलाफ खड़े थे। लेकिन यह किसी को अंदेशा नहीं था कि चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर सहमति हो जाएगी। क्या कांग्रेस के भीतर के कंट्राडिक्शंस या अंतर्विरोध ने चन्नी को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा दिया? क्योंकि एक नाम जब सहमति होती है तो उसका विरोध और कोई नहीं, खुद सिद्धू करते हैं। तो ऐसे में उनकी तरफ से एक आवाज आती है अगर कोई दलित सीएम हो जाए तो फिर यह सियासी समीकरण उनके अनुकूल हो जाएगा पंजाब के भीतर में, जो वह देख समझ रहे हैं। वो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पंजाब में जब आप परतों को उठाइएगा अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, तब आप समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में दलित समुदाय की मौजूदगी चुनावी समीकरण को बनाती है या बिगाड़ती है। 2017 में भी 117 सीट में से 34 सीट ऐसी है वहां पर जो कि सुरक्षित सीट है। इन सुरक्षित सीट के दायरे में अगर आप कांग्रेस की पोजीशन को देखना शुरू कीजिएगा तो कांग्रेस ने वहां पर 22 सीटों पर कब्जा किया था और आम आदमी पार्टी और अकाली दल
इस फेरिस्त में कहीं टिक नहीं पाए थे। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि एक दलित मुख्यमंत्री उभर कर सामने आ गया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत साफ बताते हैं इन 64 सीटों में से 34 दलित सुरक्षित सीटों में से जो 22 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, उसके मुकाबले कैबिनेट में वो जगह नहीं दी थी। नौकरशाही में दलित समुदाय के लोगों की किस रूप में नियुक्ति होनी चाहिए, इस पर कैप्टन ने ध्यान नहीं दिया। और पहली आवाज चरण सिंह चन्नी नहीं उठाई थी कि आप कैबिनेट में उतने मंत्रियों को स्पेस क्यों नहीं दे रहे हैं जो उस समुदाय से आते हैं, जिन्होंने 34 में से 22 सीटें कांग्रेस के हाथ में दे दी। आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर जीत पाई, अकाली दल 3 सीटों पर जीत पाया। और चन्नी ने दलितों को इग्नोर करने का आरोप जो कैप्टन पर लगाया कि आप ब्यूरोक्रेसी और कैबिनेट के भीतर दलित समुदाय को नहीं ला पा रहे हैं, यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। जो आंकड़े सरकार के हैं, जो डॉक्यूमेंट सरकार के हैं, उसमें सवाल यह है कि अब सामने जब 4.5 महीने बाद नोटिफिकेशन आना है, तो इस 4.5 महीने के भीतर में दलित समुदाय के लिए कोई बहुत कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री उस समुदाय का होगा जो समूचे भारतवर्ष में जो दलितों की संख्या है वो 15% है, लेकिन उनके पास जो लैंड होल्डिंग है वह 8.5% है। लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर 32% दलित समुदाय के लोग हैं, लेकिन लैंड होल्डिंग सिर्फ 3.5% है। एक लिहाज से पूरे देश में सबसे बड़ी तादाद में दलितों की मौजूदगी और सबसे कमजोर तबके के तौर पर पंजाब के भीतर ही है। इसीलिए पंजाब में बीते 15 मुख्यमंत्रियों में कभी कोई दलित मुख्यमंत्री ना बन पाया, ना किसी ने हिम्मत दिखाई। यह हिम्मत अगर कांग्रेस ने चुनाव से ऐन पहले दिखाई है तो इसके मतलब मायने क्या होंगे, यह भी समझने की जरूरत है। क्योंकि जब आप पंजाब को कई हिस्सों में बांटिएगा, उससे पहले 2 नामों का जिक्र करने की जरूरत है। पंजाब के मानचित्र पर दलितों की मौजूदगी और इस चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनने का मतलब कांग्रेस के लिए क्या होगा, उसको समझने से पहले समझिए 2 नाम डिप्टी सीएम के लिए जो आ रहे हैं, उसमें एक नाम महिला का भी है, अरुणा चौधरी। अरुणा चौधरी भी जो है, यह भी दलित समुदाय से आती हैं। गुरदासपुर के दीनानगर से यह एमएलए है। 2002 में जीती, 2012 में जीती, 2017 में जीती। और इनके अपना परिवार जो है वह राजनीति में माहिर रहा है। इनके ससुर जो हुआ करते थे जय मुनि चौधरी, वो 25 साल तक एमएलए रहे। तो एक लिहाज से तीसरी पीढ़ी है अरुणा चौधरी के साथ। सवाल है, उनका नाम डिप्टी सीएम के लिए सबसे आगे चल रहा है। यानी मैसेज सिर्फ इतना भर नहीं है कि एक दलित सीएम हमने बना दिया, मैसेज यह भी है कि दलित समाज के भीतर में जो महिलाएं हैं और इन जनरल जो पंजाब के भीतर महिलाएं हैं, वह भी समझ लें कि दरअसल उनकी भी नुमाइंदगी करने के लिए डिप्टी सीएम भी हम उसी समाज से जोड़कर बना सकते हैं। यानी जब सबसे कद्दावर नेता को इस दौर में हटा दिया गया दिल्ली के कहने पर, यानी कैप्टन को, तो सवाल 2 था, क्या वाकई किसी ऐसे नेता का ऐलान होगा तो कांग्रेस के भीतर कोई विरोध होगा या कैप्टन भी खड़े होंगे? ध्यान दीजिए, कोई खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि सवाल दलित सीएम का भी है और सवाल इस दौर में दिल्ली द्वारा लगातार जो लाठी दिखाई गई कैप्टन को हटाने के लिए, उसका मैसेज भी है। जब कैप्टन को हटा सकते हैं तो फिर खबरदार कोई कुछ ना बोले। और ध्यान दीजिए, एक सहमति कांग्रेस के भीतर है। दूसरा नाम जो डिप्टी सीएम के तौर पर आ रहा है, उसमें यह माना जा रहा है कि जिस रूप में वहां के समीकरण को साधना है, उसमें एक हिंदू नेता की जरूरत है। ऐसे में भरत भूषण आशु का भी नाम है, वह भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। यह लुधियाना वेस्ट से चुनाव जीते हैं, 2012 में भी जीते, 2017 में भी जीते। यह पहले नगर निगम के पार्षद से, यानी जमीनी राजनीति से निकले हुए शख्स हैं। यह भी कैप्टन के दौर में मंत्री में जरूर शामिल थे कैबिनेट में, और इनके पास शायद फूड सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स का मंत्रालय था। यह बहुत नजदीक हैं सुनील जाखड़ के खिलाफ, जिनका नाम बार बार आ रहा था। सुनील जाखड़ इसलिए कट गए क्योंकि बार बार सिख नेता का जिक्र आया, उन्हें बनाया जाए। लेकिन इनके करीब हैं ये दूसरे हिंदू नेता जो भरत भूषण आशु हैं। यानी राजनीतिक समीकरण के दायरे में वोट बैंक की परिस्थितियों को कांग्रेस ने बाखूबी साधा है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो बात दलित नेता के जरिए कही जा रही है, वो सही मायने में किस रूप में पंजाब के भीतर रेंगती है। इसको समझने के लिए हमें लगता है कि एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ
अकाली दल, इन तीनों के दलितों को लेकर जो दावे थे वह तो खारिज हो गए। अब इसके बाद निकलिए कि दरअसल जो 32% वोट है उस पर नजर कैप्टन की भी गई थी, लेकिन बहुत देर हो गई थी। जून के महीने में पहली बार 2 डिसीजन कैप्टन के मुख्यमंत्रित्व काल में लिए गए। एक, जो सफाई कर्मचारी जो तकरीबन 4000 हैं उनको रेगुलराइज किया गया। जो शेड्यूल कास्ट से जुड़े हुए जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ड्यूज थे उसको चुकता किया गया, और इस दायरे में तकरीबन पंजाब के 2 लाख स्टूडेंट्स आते हैं जो दलित समाज से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीमांत किसान है, जिसका जिक्र बीजेपी और मोदी सरकार कहती है कि हम उनको सम्मान निधि 2000 रुपए देते हैं, वह छोटे सीमांत किसान जो मजदूरी करते हैं, वह किसान, इनकी तादाद पंजाब में परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा है। और उसी समुदाय से निकलकर अगर शख्स सीएम बन जाता है तो शायद यह कांग्रेस के लिए तुरुप का पत्ता है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसको यह भी समझे कि पारंपरिक रूलिंग क्लास को दरकिनार किया गया। वह रूलिंग क्लास जिसको बादल परिवार रिप्रेजेंट करता है, वह रूलिंग क्लास जो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को संभाले हुए फिलहाल पंजाब में रैली और भीड़ भी दिखा रहे हैं, वह रूलिंग क्लास जिसका जिक्र बीजेपी भी करने से नहीं चूकती है, उससे हटकर दलित समुदाय से व्यक्ति को उभारा गया है। अब सवाल यह है कि इस दलित समुदाय के भीतर में जो सबसे बड़ी तादाद है जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, वो मजहबी समाज से है। मजहबी सिख जो है वो सबसे ज्यादा जुड़े हैं, और इनका प्रभाव मालवा जो खासतौर से पंजाब का दक्षिण पूर्वी इलाका है उसमें सबसे ज्यादा, और इसके अलावे जो माझा क्षेत्र है जहां से खुद चुनाव सिद्धू लड़ते हैं, जो अमृतसर का इलाका है, वह भी माझा क्षेत्र में आता है। अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, ये 4 माझा क्षेत्र के ऐसे इलाके हैं जहां पर मजहबी सिख जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़ी हुई, और ये लोग आंदोलन में बहुत सक्रिय है। जो आंदोलन चल रहा है बीते 1 बरस से, उस रिफॉर्म के खिलाफ, जो रिफॉर्म नहीं बल्कि किसानों को गुलाम बनाने की परिस्थितियों को जन्म दे रहा है, उसके खिलाफ जब किसान आंदोलन कर रहा है तो यह भी समझना होगा कि इस आंदोलन के दौर में जितनी मौतें हुई हैं उसमें सबसे ज्यादा मौत इसी समुदाय से जुड़े हुए किसानों की हुई है, जो बेहद गरीब है, जो सीमांत किसान है, जो मजदूरी करता है। इनके सामने भी संकट है। यानी आंदोलन को भी अपने भीतर समाहित करने की स्थिति क्या इस समुदाय की ऐसे वक्त में आ जाएगी अगर पंजाब जातीय तौर पर चुनावी समीकरण को देखने लगे तो? यकीनन यह परिस्थिति बन रही है। यानी आर्थिक तौर पर कमजोर तबका जो भूमिहीन मजदूर है, यानी लैंडलेस फार्म जिसे कहते हैं, इसकी एजुकेशन की स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं है। इसके बाद जब आप अर्बन क्षेत्र में आते हैं, जो कि खासतौर से जहां पर वाल्मीकि समाज जो 10 से 12% जो सफाई कर्मचारी खासतौर से इनसे जुड़ा रहता है, उस हिस्से में जब आइएगा तो इनका प्रभाव जो दाऊबा का क्षेत्र है, जिसमें जालंधर आता है, जिसमें कपूरथला आता है, जिसमें होशियारपुर आता है, जिसमें नवा शहर आता है, तकरीबन ओवरऑल दलित समुदाय का 40% यहां रिप्रेजेंट होता है। उस पर भी सीधा प्रभाव डालने की स्थिति में यह पंजाबी दलित जो हैं ये जरूर हैं। इसके भीतर में ध्यान दीजिए, रामदासी समाज जो है, या रविदास है, या फिर रामदासिया सिख, या फिर रविदास सिख की जो परिस्थिति है, हम यहां पर इसलिए जिक्र कांशीराम का करना चाहेंगे। कांशीराम जी खुद रामदासिया सिख परिवार से आते थे, रोपड़ से आते थे, और उन्होंने दलित समुदाय को राजनीतिक तौर पर सक्रिय करने का काम बाखूबी किया। और बीएसपी की यहां पर मौजूदगी समूचे काशीराम की उस सियासी दलित समुदाय को राजनीतिक सक्रियता के साथ जुड़ी हुई थी। इसीलिए जब अकाली दल के साथ बीएसपी ने गठबंधन किया तो अकाली ये बोलने से नहीं चुके, हम सत्ता में आएंगे तो डिप्टी सीएम दलित समाज को देंगे। और उसी को काउंटर करने के लिए आम आदमी पार्टी ने, जो कि ये अभी कह रही है कि उसका जो विपक्ष का नेता विधानसभा के भीतर मौजूद है वह भी दलित समुदाय से आता है, लेकिन हम डिप्टी सीएम देंगे। सवाल है कि सत्ता की दौड़ में अगर शीर्ष पद आप ऐसे समुदाय को दे देते हैं जिस समुदाय को शीर्ष पद पर बैठाने के लिए विपक्ष की वह राजनीति जो सत्ता में आने के लिए बेचैन है, अगर वह भी हिचकोले खा रही है, और अगर सत्ता में बैठे हुए कांग्रेस ने यह दांव चल ही दिया है, तो फिर इसका असर चुनावी गणित और चुनावी समीकरण को बनाने के लिए किया गया है। इससे इनकार कतई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सुबह से जब
एक सक्रियता बढ़ी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो उस दिशा में अगर आप जाएंगे तो आप देखिए कि किस तरीके से अंबिका सोनी का नाम आता है, किस तरीके से उसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा पर तो सहमति बन गई, और सहमति बनने के बाद वह अपने एक मित्र एमएलए से मिलने तक चले गए, लेकिन सिद्धू की तरफ से इसको नकारा गया। सवाल था कि सहमति, और सहमति होते होते जब चन्नी पर सहमति हुई तो यह सहमति एक ऐसी थी जो चौंकाती भी थी और कहीं ना कहीं सियासी समीकरण को कांग्रेस के अनुकूल भी करती थी, और अनुकूल से ज्यादा जो सियासी समीकरण विपक्ष की राजनीति वहां पर बिछा रही है उसको शह और मात की स्थिति में भी लाकर खड़ा करती थी। यहां से तीन सबसे बड़े सवाल हैं। कांग्रेस क्या पहली बार इस बात को समझ रही है कि चुनाव जीतने के लिए ही राजनीति करनी होगी? क्या कांग्रेस अब इस बात को समझ चुकी है कि अगर सत्ता पर उसका चुनावी समीकरण के हिसाब से तालमेल नहीं बैठा तो फिर यह दूर की गोटी हो जाएगी कि कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक जीवन है, कांग्रेस जिस तरीके से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया है उसमें हर कोई इस देश में कांग्रेसी ही है। यह बात कहने भर की हो जाएगी अगर सत्ता आपके हिसाब से नहीं है और सत्ता पर आप काबिज नहीं है। क्योंकि पंजाब दरअसल उन मनस्थिति को जिया है जिस मनस्थिति ने विभाजन के दौर में सबसे ज्यादा दर्द भोगा है, लेकिन इस विभाजन के दर्द की परिस्थितियों को मौजूदा वक्त में दिल्ली के जरिए जो हाल किया गया जलियांवाला बाग में, वहां की जो अतीत के चिन्ह थे उसको आधुनिक चकाचौंध में जो लपेटने की कोशिश की गई, और जिस तरीके से ग्लैमर विभाजन के दौर को भी प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से जिक्र कर किया, जाहिर है ये कहीं ना कहीं पंजाब में सबसे ज्यादा उन लोगों को आहत करता है जिन्होंने उस विभाजन काल को देखा है और अपने परिजनों को उस दौर में संघर्ष करते हुए देखा है। और इतना ही नहीं, भगत सिंह की परंपरा भी जिस जलियांवाला बाग को समझते हुए परिस्थिति जन्य निकली थी उस दौर में, उन्होंने भी समझा कि दरअसल क्या मौजूदा वक्त की राजनीति इस देश में जिस लिहाज से चल रही है उसमें उनकी अपनी पहुंच और अपनी समझ धीरे धीरे एक नए इतिहास को लादकर हाशिए पर ढकेलने की परिस्थितियां पैदा तो नहीं कर रही है। कांग्रेस इससे पहले बचती रही, वो हर बार जिसे निशाने पर लेती थी वह चुनावी समीकरण से बहुत दूर होता था। शायद इसीलिए दूसरे राजनीतिक दल एक एक वोट को देखते थे, इसीलिए केंद्र के भीतर जो ओबीसी की पूरी राजनीति हुई उसने पूरे मंडल की राजनीति को बीजेपी के साथ लाने की कोशिश यूपी में की है। तो क्या यह कांग्रेस का पहला संदेश है जो इस वक्त पंजाब से निकला है, और पंजाब का यह संदेश चुनावी समीकरणों के आसरे क्या उत्तर प्रदेश में भी जाएगा? यानी जो सियासी समीकरण से कांग्रेस हमेशा चूक जाती थी या उसका ध्यान ही नहीं जाता था, पहली बार वह निर्णय लेने की स्थिति में क्या वाकई आ गई है? ये सारे सवाल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि भारत के भीतर में राजनीति का मतलब 2014 के बाद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के बाद इस देश के इतिहास में परिवर्तन करने की सोच हो, इस देश में आजादी के संघर्ष से लेकर इस देश को बनाने और उसको सृजन स्थिति में लाने का जो तबका हो, इन सारे परिस्थितियों को जिस रूप से बदला जा रहा है, जाहिर है भारत का समाज उससे आहत है। लेकिन सवाल यह था क्या वाकई कांग्रेस अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो वह क्षेत्रीय पार्टियों के राजनीतिक समीकरण का जोड़ क्यों नहीं निकाल पाती है और उसको तोड़ते हुए अपने अनुकूल परिस्थितियों को क्यों डेवलप नहीं कर पाती है? पंजाब का यह पहला संकेत है। पंजाब के इस संकेत का मैसेज शायद छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए भी है। यानी विरोध के स्वर वहां जो हैं वो गद्दी पाने के लिए हैं, चुनाव जीतने के समीकरण के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। गहलोत की लोकप्रियता है, इससे इनकार कोई नहीं करेगा। तो गहलोत की लोकप्रियता के बीच में सचिन पायलट का भी सत्ता तक पहुंचाने का संघर्ष रहा, इससे भी कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन गहलोत की मौजूदगी अगर राजस्थान में मान्यता है तो फिर सचिन पायलट को कैसे सीएम बनाया जा सकता है? यह एक असंभव सा दाव है, और शायद यही दाव सिंहदेव भी जो 2.5 साल के प्रोसेस में खेलना चाहते हैं वह भी दिल्ली में अब नहीं चलेगा। यह मैसेज पंजाब से निकल गया है। यानी पंजाब का मैसेज सिर्फ एक ही है, राजनीतिक चाल ऐसी चलो जिसमें चुनावी जीत पक्की हो। राजनीतिक चाल में तुरुप का पत्ता ऐसे वक्त में फेंको जब विपक्ष के समीकरण धराशायी हो जाएं, और उस समुदाय विशेष को महत्ता देने की कोशिश
सियासी तौर पर सबसे आगे रखकर करो, जो दूसरे दल जोड़ तोड़ की परिस्थितियों में लाकर सिर्फ अभी खड़ा करने की स्थिति में आ रहे हैं। जाहिर है, एक सीएम दो डिप्टी सीएम, समुदायों का बैलेंस, जाति समीकरण को अपने अनुकूल करने की परिस्थितियां और पंजाब के भीतर यह मैसेज अगर 4.5 साल में कैबिनेट के तौर पर जो पूरा कैबिनेट है उसे बदला जा रहा है, और अगर उस कैबिनेट ने काम किया है तो उस पूरी परिस्थिति को जातीय समीकरण के अनुकूल लाकर कांग्रेस ने बदल दिया है। यानी अगर कैप्टन यह कह रहे हैं कि हमने 90 से 92% मैनिफेस्टो को पूरा कर दिया है, तो आप उनके साथ, कांग्रेस के साथ ही जुड़िए, और दूसरी तरफ वह तबका जो अभी तक हाशिए पर खुद को महसूस करता रहा, उसको लेकर आप भी कांग्रेस के साथ जुड़िए। यह परिस्थिति है। यानी आने वाले दिनों में अकालियों की राजनीति और आम आदमी पार्टी की राजनीति में आपको एक बड़ा व्यापक परिवर्तन नजर आएगा। यह परिवर्तन शायद उनको कुछ वक्त लगाने के लिए हो, लेकिन दूसरी तरफ 2-3 निर्णय जो तत्काल लिए जाएंगे, उसमें जाहिर है उस 32% दलित समुदाय को लेकर जो राज्य के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी बने हैं, उनके जरिए जो लिए जाएंगे और उस पर मोहर जब कैबिनेट की लगेगी, वो मैसेज अगले 4.5 महीने में पंजाब को एक नई दृष्टि से देखने की सोच होगी। और इस दायरे में वहां का जो सबसे कमजोर तबका किसान है, जो सबसे ज्यादा मजदूर की स्थिति में है, उसके लिए कुछ योजनाओं का ऐलान होगा। बस इंतजार कीजिए, क्योंकि पंजाब की राजनीति अगले 4.5 महीने में अगर सत्ता के जरिए खेल खेलेगी तो फिर चुनाव के वक्त में संघर्ष कहीं ज्यादा रोचक होगा। और शायद वह सोशल इंजीनियरिंग जो अभी यूपी में सिर्फ बीजेपी के खेल से नजर आ रही है, जहां उसने कमंडल को किनारे किया है या कमंडल योगी ने उठा लिया है और मंडल को मोदी उठाए हुए हैं, उसकी भी एक चेतावनी के स्वर, चुनौती के स्वर पंजाब से निकल कर आ रहे हैं। यानी भारत की राजनीति अब सिर्फ चुनाव देखती है, चुनाव की जीत देखती है, उस जीत के अनुकूल समीकरण को देखती है, उस समीकरण के लिए योजनाओं का ऐलान होता है। उन योजनाओं के ऐलान के साथ एक तबके को फायदा मिलता है। यानी अभी भी हम उस समाजवाद से दूर हैं जो समाजवाद समानता चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।